गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के लिए बहुत डिमांड थी बच्चों की, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं जैसे कि जेनेटिक्स है और यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन है, सारे पांचों चैप्टर के जो वीडियोस हैं इसी चैनल पे अपलोडेड हैं पहले से। ठीक है, तो उसको अगर स्टडी करना है तो आप इस चैनल पे जाके वहाँ से ले सकते हैं वीडियोस। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए इसका मतलब क्या है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इनहेरिटेंस के लिए जो बेस्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक, और सबसे पहले अगर हम डिस्कवरीज की बात करें तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक माइशर इन 1869। देखिए फ्रेडरिक माइशर ने 1869 में पस सेल ऑफ आउल का जो पस सेल था उसमें से एक स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा जो कि कहलाया न्यूक्लिन, जिसको नाम क्या दिया, न्यूक्लिन। तो फ्रेडरिक माइशर ने आउल के पस सेल कहने का मतलब क्या है, WBCs की बात हो रही है। पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर देखा जिसको इन्होंने नाम दिया क्या, न्यूक्लिन। ठीक है, न्यूक्लिन। ठीक, अब न्यूक्लिन के बारे में बहुत ज़्यादा ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। देन उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं और दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑल्टमैन। ठीक है, ऑल्टमैन इन 1889। ठीक है, इन 1889। ठीक है, 20 ईयर्स का गैप है इसमें। ठीक है, 20 ईयर्स के बाद इन्होंने 69 में दिया था, इन्होंने 89 में दिया था। ठीक है, इन 1889 इन्होंने न्यूक्लिन का केमिकल नेचर जानने की कोशिश की, ऑल्टमैन ने। तो न्यूक्लिन के बारे में इन्होंने केमिकल नेचर जानने की कोशिश की तो इन्होंने पाया कि इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। और एसिडिक नेचर बोल के इसको नाम दे दिया क्या, न्यूक्लियस को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियन को इन्होंने नाम दे दिया यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक माइशर इन 1869 में जिन्होंने आउल के पस सेल में न्यूक्लिन एक स्ट्रक्चर देखा, और दूसरे ऑल्टमैन थे जिन्होंने 1889 में न्यूक्लिन का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश की, केमिकल नेचर जानने की कोशिश की। तो जब केमिकल नेचर जानने की कोशिश की तो इन्होंने और डिस्कवरीज की। तो उसके बाद इन्होंने देखा कि न्यूक्लिन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और एसिडिक नेचर होने की वजह से इसको नाम इन्होंने क्या दे दिया, न्यूक्लिक एसिड दे दिया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड दे दिया। अब देखिए जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड आज तो आप जानते हैं, लेकिन तब जब डिस्कवरी हुई थी तब इसकी रिसर्च चल रही थी। तो आगे जब इसकी डिस्कवरीज हुई तो न्यूक्लिक एसिड इसमें से दो होते हैं, एक होता है आपका RNA और दूसरा क्या होता है, DNA होता है। ठीक है, इसके साथ ही एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाटसन एंड क्रीक। ठीक है, दो थे, वाटसन एंड क्रीक। देखिए वाटसन एंड क्रीक का क्या रोल था इसमें, वाटसन एंड क्रीक ने DNA का मॉडल दिया था, DNA का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। कब दिया था, इन 1953 में। कब, इन 1953 में इन्होंने DNA का, ठीक है, DNA का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल। हेलिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे हेलिक्स है। ठीक है, हेलिक्स है, हेलिक्स। DNA आपने देखा होगा, DNA कैसा होता है, रोटेटेड होता है। मतलब कि दो थ्रेड को अगर आप 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आता है ना। तो ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, इसका ये जो रोटेशन है जिससे यहाँ पे क्या होती है, कॉइलिंग हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वाइंड स्ट्रक्चर। ठीक है, वाइंड स्ट्रक्चर ये आपका हेलिक्स कहलाता है। तो वाटसन एंड क्रीक ने 1953 में DNA का डबल हेलिकल मॉडल क्या किया था, डिस्क्राइब
किया था, इसका स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट थे जिनका बहुत बड़ा रोल था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जहाँ पे इनहेरिटेंस, ठीक है, जो हमारा इनहेरिटेंस होता है, हेरिडिटी होती है, उसके लिए बेस्ड मॉलिक्यूल कौन सा होता है उसके बारे में पता लगाया गया था। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया था एसिडिक नेचर जानने के बाद अल्टमैन ने, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है देखिए आपका 2 टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है आपका डीएनए। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है, पहला होता है आपका डीएनए और दूसरा क्या होता है आपका आरएनए। क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए क्या है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखिए ये जो आरएनए है और डीएनए है, इनमें क्या डिफरेंस होता है देखिएगा। सबसे पहले इसके नाम में ही डिफरेंस होता है इसका। देखिए यहाँ पे है आपका राइबोज, ठीक है, यहाँ पे है क्या? राइबोज। राइबोज की अगर हम बात करें तो राइबोज क्या है? एक तरह का शुगर है। जैसे हम बोलते हैं ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सब में ओज वर्ड आ रहा है, तो ओज वर्ड जो है इसमें भी आ रहा है ना। राइबोज तो एक तरह का क्या है? ये शुगर है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड शुगर है, इसको C5H10O5, ठीक है, C5H10O5 ये हो जाएगा, 5 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए डीएनए में, तो डीएनए में भी क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है। राइबोन्यूक्लिक और राइबोन्यूक्लिक दोनों में क्या है? सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? डीऑक्सी आ रहा है, डीऑक्सी। ठीक है, समझिएगा इसको मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पे राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, मतलब कि ये 5 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पे राइबोज न्यूक्लिक एसिड तो है, लेकिन इसके पहले क्या लगा हुआ है? डीऑक्सी लगा हुआ है। तो यहाँ पे डी का मतलब क्या होता है जानते हैं? डी का मतलब होता ही है रिमूवल। ठीक है, रिमूवल। ऑक्सी का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ क्या होगा? ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ जो ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, उससे क्या बना है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी क्या होगा? C5H10 और O कितना होगा? एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो O5 की जगह क्या हो जाएगा? O4 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो डीएनए इज अ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि राइबोज न्यूक्लिक एसिड से एक ऑक्सीजन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाएगा, इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया है। तो इसको हम लिखेंगे C5H10O4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, डीएनए पाया जाता है हायर एनिमल्स में। ठीक है, हायर एनिमल्स में, इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है डीएनए। बट अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है वो सिर्फ वायरसेस में और प्रियॉन्स में ही होता है। ठीक है, आरएनए जो होगा वो वायरसेस में होता है। अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए क्या होता है? स्टेबल भी होता है। डीएनए क्या है? स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डीएनए स्टेबल होता है। ठीक है, डीएनए स्टेबल होता है क्योंकि इस पे क्या होता है? थाइमीन होता है। ठीक है, थाइमीन होता है, थाइमीन होगा तो डीएनए क्या होगा? एडिशनल OH नहीं होता है, यहाँ पे एडिशनल OH नहीं होता है और थाइमीन होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? डीएनए स्टेबल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यूज में कि डीएनए स्टेबल होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए डीएनए क्या है? स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो OH होता है, एक OH एक्स्ट्रा OH नहीं होगा, ठीक है, रिमूव हो जाता है यहाँ पे। साथ ही साथ जो थाइमीन है, थाइमीन क्या होता है? इसमें ऐड होता है यूरेसिल की जगह पे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आइए यहाँ पे बताएंगे आपको डीएनए और आरएनए के बारे में और डिटेल्स, थोड़ा सा नॉलेज देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में ही है। अब देखिए आते हैं डीएनए के कॉम्पोजिशन में। डीएनए का जो कॉम्पोजिशन होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डीएनए का कॉम्पोजिशन, डीएनए की बात करें तो डीएनए इज कंपोज्ड बाय 3 एलिमेंट। सबसे पहला होता है इसमें पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर,
सेकंड होगा नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस बेस, और तीसरा होता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। और डीएनए बहुत सारे मोनोमर्स से मिलके बना होता है, ठीक है, मोनोमर्स से मिलके बना होता है जो कि कहलाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे, कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। डीएनए का जो कॉम्पोजिशन होता है वो 3 होता है। पहला होगा क्या, पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, क्या कहा मैंने, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ये साथ में कहलाते हैं क्या, क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ये कहलाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप प्लस न्यूक्लियोसाइड आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डीएनए के कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेसेस, फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बना होता है। इसका अभी स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा आपका क्या, न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, कहने का मतलब है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड कितनी चीज़ों से मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड ये आपका इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपका होगा इसमें फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होगा, प्लस नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, प्लस क्या होगा, शुगर होगा, ठीक है, शुगर, पेंटोज शुगर होता है। और न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब आइए आगे, ठीक है, अब आते हैं आगे, अब आते हैं आरएनए में, ठीक है। आरएनए की बात करें, आरएनए की अगर हम बात करें, आरएनए की अगर हम बात करें तो 3 टाइप के ये आरएनए होते हैं। एक होगा mRNA, 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 देन tRNA, tRNA और rRNA, ठीक है, rRNA। यहाँ पे M का मतलब हो जाता है मैसेंजर आरएनए, मैसेज ट्रांसमिट करने का काम करेगा। मैसेज ट्रांसमिट वो न्यूरॉन्स वाला नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। मैसेज ट्रांसमिट कौन सा करता है, ये मैसेज ट्रांसमिट करता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कौन से प्रोटीन को बनाएगा, ठीक है, वो डिटेल में आगे हम बताएंगे। तो ये इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसको कहते हैं tRNA, tRNA को ट्रांसफ़र आरएनए बोलेंगे, ट्रांसफ़र आरएनए बोलेंगे। और rRNA का मतलब क्या है, राइबोसोमल आरएनए, क्या है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये हो गया आपका आरएनए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर देख लीजिए। डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले अगर हम डीएनए की बात करें तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें आरएनए की तो आरएनए क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी होगा, बट अनवाइंड होता है, ठीक है, बट अनवाइंड होगा। लेकिन डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे देखिए इस पे क्या होता है, ये जो इसका स्ट्रैंड होता है, स्ट्रैंड ये बना होगा शुगर फॉस्फेट से, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट। अब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट से क्या बनता है, इसका स्ट्रैंड फॉर्म होता है जो कि इसका बैकबोन कहलाएगा। और बीच में क्या होता है, इसको बाइंड करने के लिए क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, ठीक है। क्या होंगे, नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं। और ये जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं वो देखिए कितने टाइप के होते हैं, ये देखिए आप देख लीजिए इसको पहले। नाइट्रोजिनस बेसेस की अगर हम बात करें, नाइट्रोजिनस बेसेस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजिनस बेसेस आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज होता है आपका प्यूरीन, फर्स्ट क्या होता है, प्यूरीन, और सेकंड क्या होता है आपका, पिरिमिडीन। सेकंड क्या होगा आपका, पिरिमिडीन। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस टोटल 5 होते हैं। कौन कौन सा, देखिए एक होता है एडेनिन, एडेनिन, अब ये नाम आपको याद रखने हैं, एडेनिन। सेकंड इज ग्वानिन, ग्वानिन। थर्ड इज थाइमीन,
थायमीन, देन साइटोसिन, देन यूरेसिल, ठीक है। तो ये आपका 5 क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अगर हम बात करें डीएनए की, ठीक है, तो डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या होता है, ए विथ टी होता है। ए क्या होगा, टी के साथ होगा, मतलब कि यहाँ पे ए जो होता है वो टी को बाइंड करता है विथ डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं। और सी बाइंड विथ क्या होता है, सी बाइंड विथ जी, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, बहुत आगे तक काम आएगा ये। यहाँ पे ए बाइंड करता है थायमिन के साथ, एडेनिन बाइंड करेगा थायमिन के साथ विथ डबल बॉन्ड, और साइटोसिन हमेशा बाइंड करता है ग्वानिन के साथ विथ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे इसको बाइंड करने के लिए कम एनर्जी का यूज़ हो रहा है, लेस एनर्जी का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे इसको बाइंड करने के लिए हाई एनर्जी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करें आरएनए की, ठीक है, आरएनए की बात करें तो आरएनए में भी बस यही सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस से चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये थायमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। मीन्स थायमिन क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, यूरेसिल के साथ। तो ए विथ यूरेसिल और सी विथ क्या आ जाएगा आपका, ग्वानिन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, डीएनए में थायमिन होता है, और जहाँ पे थायमिन होगा आरएनए में वही चीज़ क्या हो जाएगा, थायमिन रिप्लेस कर देगा किसके साथ, यूरेसिल के साथ, ठीक है। ये ए डबल बॉन्ड से अटैच होता है थायमिन के साथ, साइटोसिन अटैच होगा ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। समझ में आइए। अब आइए आगे। अब यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या है, यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिडीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिरिमिडीन में आपको ये सारे क्या है, नाइट्रोजिनस बेसेस है। इसमें से आपका थायमिन, सी और यू, थायमिन, सी, साइटोसिन और यूरेसिल, मीन्स CUT कट, ठीक है। याद रखने के लिए आप याद रखेंगे पिरिमिडीन CUT कट। सी का मतलब क्या है, साइटोसिन, ठीक है। पिरिमिडीन में कौन सा नाइट्रोजनस बेस आता है, साइटोसिन आएगा, दूसरा यूरेसिल आता है, यूरेसिल आएगा, और थर्ड क्या आ जाएगा आपका, थायमीन आ जाएगा, ठीक है। तो पिरिमिडीन क्या है, CUT कट याद रखेंगे। बाकी कितना बचा, बाकी 2 बचते हैं, कौन सा, एक है एडेनिन और दूसरा क्या है आपका, ग्वानिन, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन। तो ये जो एडेनिन और ग्वानिन है ये प्यूरिन होते हैं, ठीक है, प्यूरिन होते हैं। और पिरिमिडीन में क्या आएंगे, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। एक ट्रिक का यूज़ करके आप CUT कट याद रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, और हमेशा प्यूरिन क्या होता है, पिरिमिडीन के साथ ऐड होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने आपको बताया कौन किसके साथ बाइंड करता है, एडेनिन बाइंड करेगा थायमिन के साथ, तो इसका मतलब है प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ कनेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद ग्वानिन ऐड होता है, ठीक है, साइटोसिन के साथ, तो ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ ऐड हो रहा है, ठीक। अब बचा यूरेसिल, तो ये डीएनए में होता है, एडेनिन बाइंड करेगा थायमिन के साथ और ग्वानिन बाइंड करेगा साइटोसिन के साथ। ये डीएनए की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में यही एडेनिन क्या करेगा, ये एडेनिन थायमिन के साथ ना बाइंड करके किसके साथ बाइंड करेगा, यूरेसिल के साथ बाइंड करेगा। क्लियर हो गई चीज़ें, ठीक है, समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट, अब आइए डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, देखिए ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, देखिए न्यूक्लियोटाइड का मतलब मैंने बताया था डीएनए का कॉम्पोजिशन क्या होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजिनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये मिलके क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में लिंक्ड होते हैं तब क्या बनेगा, एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। तो डीएनए को हम क्या कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। समझ में आया ये। अब आइए नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, बहुत सारे मोनोमर से सिंगल यूनिट से मिलके बना होता है ये, और बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐड होते हैं तो ये क्या बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आइए देखें, अब ये है आपका फॉस्फेट, ठीक है, ये है फॉस्फेट, ये है आपका पेंटोज शुगर,
पेंटोज शुगर, और ये है आपका क्या, ये है आपका नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक, अब आइए यहाँ पे फॉस्फेट की अगर हम बात करें, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाएंगे, पूरा स्ट्रैंड बनाते हैं, पूरा डीएनए बनाते हैं, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे ये आपस में लिंक्ड होते हैं, कैसे ये आपस में लिंक होंगे। यहाँ पे देखिए फॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखें तो P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड 3 होगा और O हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे पेंटोज शुगर की बात करें तो ये जो पेंटोज शुगर है 5 कार्बन कंपाउंड होता है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5th कार्बन, ठीक है, 5th कार्बन, 5 कार्बन कंपाउंड है। ये आपस में फॉस्फेट और शुगर अटैच होते हैं। देखिए जब यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होती है, मींस वाटर का रिमूवल होगा, यहाँ से रिमूवल होगा, किसका, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर। जब यहाँ से H2O निकलेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में लिंक्ड हो जाएंगे, फॉस्फेट और शुगर आपस में लिंक हो जाते हैं। लिंक हो जाते हैं, कौन सा बॉन्ड चाहिए लिंक होने के लिए, ठीक है, कौन सा बॉन्ड चाहिए, यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट को अटैच करने वाला जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे आइए, अब पेंटोज शुगर के बाद ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस में भी क्या होता है, जब यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए H2O, यहाँ पे जब वाटर का रिमूवल होगा, हाइड्रोलिसिस होती है, तब जाके ये क्या होते हैं, दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं, ठीक है, लिंक हो जाएंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है, लिंक हो जाएंगे, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ठीक है, शुगर, ये देखिए शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट आपस में लिंक्ड हैं, आपस में लिंक है, तभी तो ये डीएनए बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो कैसे हैं, जब यहाँ पे क्या होती है, लिंकेज होती है, बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं। कैसे लिंक होंगे, जब रिमूवल ऑफ क्या होगा, H2O होगा, यहाँ पे रिमूवल होगा और यहाँ पे रिमूवल होगा, तब जाके दोनों क्या होते हैं, अटैच होते हैं विथ नाइट्रोजनस बेसिस से, ठीक है। तो ये है एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉन्ड लगा है, मैंने बताया कि यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट को ऐड करने वाला मीन्स जो बॉन्ड लगता है वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, एस्टर बॉन्ड कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, यहाँ पे 2 शुगर के बीच में एक फॉस्फेट, कहने का मतलब है कि एक फॉस्फेट 2 शुगर को आपस में लिंक कर रहा है, एक फॉस्फेट 2 शुगर को आपस में लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो बॉन्ड लगेगा, इसके बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे अभी एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है उससे भी आपको मैं बताऊंगी। तो फॉस्फो मतलब ये हो गया, ठीक है, फॉस्फेट, डाई का मतलब 2 शुगर है, 2 शुगर को लिंक कर रहा है, एस्टर बॉन्ड जो कि एस्टर बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को ऐड करने वाला, लिंक करने वाला जो बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बॉन्ड, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट को लिंक करने वाला, इसके बीच में जो बॉन्ड लगा होता है उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और शुगर को अटैच करने वाला जो बॉन्ड होता है उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस में। नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में 4 टाइप के थे, ठीक है, 4 टाइप के थे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। डीएनए में टी रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल के साथ। तो आइए देखते हैं नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर। तो आइए पहले प्यूरीन का देखेंगे। देखिए प्यूरीन क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है, ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा जिसमें 2 एटम्स होते हैं, एक होगा नाइट्रोजन और दूसरा क्या होगा, कार्बन होगा। 9 मेंबर्ड रिंग होता है, ठीक है, 9 मेंबर्ड रिंग होता है जिसमें 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन होंगे, 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन होंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, पहला नाइट्रोजन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। आउटसाइड वालों को काउंट नहीं करते, बाहर जो होगा उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ठीक है, और
ये आपका आया 4th कार्बन और ये आया आपका 5th कार्बन, ठीक है। तो 5 कार्बन है और 4 नाइट्रोजन है, 4 + 5 कितना हो गया 9। तो कौन सा रिंग होगा, 9 मेंबर्ड रिंग होगा, ठीक है। अब आइए ग्वानिन में इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझते चलिए। कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप कर लेंगे अब, ठीक है। आइए एडेनिन देखते ग्वानिन देखते हैं। यहाँ पे ग्वानिन भी क्या है, प्यूरीन में आ रहा है, तो इसमें भी क्या है 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन होगा। पहला नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन है। अब देखिए कार्बन कितना होगा, 5 कार्बन, 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन और ये आपका 4th कार्बन और ये आपका 5th कार्बन, ठीक है। क्लियर हो गया, ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये, ठीक है। 9 मेंबर्ड रिंग होंगे जिसमें 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद आइए पिरिमिडीन देखते हैं। पिरिमिडीन, ये देखिए पिरिमिडीन देखिए, ये आपका सिंगल रिंग होता है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। वो डबल रिंग था आपका, ठीक है। प्यूरीन डबल रिंग होता है, ये सिंगल रिंग होता है। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी होगा जिसमें 2 एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। ये 6 मेंबर्ड रिंग होगा, 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन होंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, पहला है आपका साइटोसिन में देखिए पहला नाइट्रोजन ये है, दूसरा नाइट्रोजन ये है, 2 नाइट्रोजन हो गया। कार्बन देखते हैं, 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन और 4th कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, 2 + 4 कितना हो गया 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक। आगे आइए थायमीन, ठीक है। थायमीन, अब देखिए थायमीन में भी 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। पहला नाइट्रोजन ये है, दूसरा नाइट्रोजन ये है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए ये, ठीक है। 4 कार्बन हो गए। आइए यूरेसिल में देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है 1 2 नाइट्रोजन है। कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, ठीक है। 4 कार्बन है। तो ये आपका पिरिमिडीन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, सिंगल रिंग होता है, ये 6 मेंबर्ड रिंग होगा। इसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं और ये क्या होता है आपका डबल रिंग होता है, ठीक है। ये देखिए प्यूरीन क्या होता है, डबल होता है, ठीक। 9 मेंबर्ड रिंग होगा, 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन होंगे, ठीक है। अब आइए एक ओवरव्यू इसका ले लेते हैं, ठीक है। डिस्कवरीज तो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए ये शुगर है, शुगर से फॉस्फेट अटैच है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, ये देखिए, ठीक है। और नीचे नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। यहाँ पे बेसिस क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस भी क्या होते हैं, अटैच होंगे, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजनस बेसिस भी क्या होंगे, इससे अटैच होते हैं, ठीक। तो आइए देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, ये फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ये फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस क्या कहलाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ये न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड N, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक करके क्या बनाएंगे, एक स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है। और क्या कहलाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो कि डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो फॉस्फेट है, ये 2 शुगर को आपस में अटैच कर रहा है, और फॉस्फेट और शुगर के बीच में लगने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं क्या, एस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब 2 शुगर एक फॉस्फेट से अटैच है, 2 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाई यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉस्फेट है तो इसको हम नाम दे देंगे फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे फॉस्फेट और शुगर के बीच में लगने वाला जो बॉन्ड है उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए ये जो शुगर है, शुगर से नाइट्रोजनस बेसिस भी अटैच है, नीचे की तरफ अटैच है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका शुगर से नाइट्रोजनस बेस जिस बॉन्ड से अटैच होता है, इस बॉन्ड को कहते हैं N
ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन एनसीईआरटी का डायग्राम में समझा रही हूँ, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अभी डीएनए खत्म नहीं होता है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब मैं आपको बताऊंगी डीएनए का, तो इससे और भी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको डीएनए के बारे में बताऊंगी। तो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जो कि आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। थैंक यू।